हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 66। खाने में क्या बनाने वाली हो? बात करने की गरज से उसने शुरुआत की। उसके फूले मुंह देखकर वो उस पर प्यार आए जा रहा था, पर कंट्रोल करके बैठा था। कुछ भी नहीं बनाना मुझे, सब तो रखा हुआ है, वही गर्म करने जा रही हूँ, उसने रूठे हुए लहजे में कहा तो वो होठ नीचे मुस्कुरा दिया। खाना गर्म कर वो उसके हाथ से सामान को ले जाकर लगाने लगा। टेबल लगाने के बाद दोनों बैठकर खाने लगे। अंशिका की नाराज़गी पल भर में चलेगी। ऐसे ही जीवन साथी की चाहत तो थी उसे, जो उसके हर काम में उसका साथ निभाए। वो रूठे तो उसे ऐसे मनाए कि वो फौरन मान जाए। खाते हुए सिद्धांत को देखकर उसका दिल अजीब अंदाज में धड़का। ग्रे कलर की टी शर्ट, ट्राउजर में बेतरतीब बालों में भी वो कितना मासूम सा प्यारा लग रहा था। अंशिका का दिल था कि उसके करीब जाने को मचलने लगा। अपने दिल के इस अंदाज से ही उसे हैरत में डाल दिया। क्या कुछ चाहिए? खाते हुए उस पर नज़र पड़ी तो वो कुछ पूछ बैठा। अंशिका को अपने दिल की धड़कन मिस होती हुई महसूस हुई। नाम में सर हिलाती वो सर झुका गई और खाने लगी। वो कंधा उचकाकर दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। टेबल में खाने के बर्तन हटाने में भी उसका साथ दिया। न सिर्फ साथ दिया बल्कि बर्तन धुलने के बाद उसे रैक में भी लगाया। खुद उसे ये सब करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। किचन साफ करने के बाद वो बाहर निकली तो वो टीवी लगाकर बैठ गया था। वो उसके करीब गई तो वो देखती रह गई। रिमोट हाथ में ली वो बेखबर सो चुका था। बेड पर लेटते हुए उसने थोड़ा सा उठकर एक नज़र सोफे पर डाली जो हॉल में रखा हुआ था। सिद्धांत अभी भी बेखबर सोता हुआ दिखा तो वो सुकून से लेट गई। थोड़ी देर पहले की गल अब याद आई, जब सिद्धांत को किसी तरह से सीधा उसी सोफे पर लेटाया था। उसके भारी भरकम शरीर को उठाने के चक्कर में उसके नाजुक सरापा उसी में डूब कर रह गया जब वो खुद उसके ऊपर जा गिरी। गनीमत थी कि वो बेखबर था, और उसकी तो दिल की धड़कन उथल पुथल हो चुकी थी। उसके चौड़े सीने पर उसका एक हाथ जबकि दूसरी ओर उसकी बैक में भी दब गया था, जिसके चलते वो लड़क गई थी। वो बिना कोई आवाज़ के उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। इतने नज़दीक से कभी नहीं देखा था, और इतने गौर से भी। बिला सबब एक बेहतरीन मर्द था, जिसकी ख्वाहिश हर लड़की शौक से कर सकती है। आंखें खुले बाल उसके सीने पर बिखरे थे, और आंखें बस उसी पर जा टिकी थी जो हटने का नाम नहीं ले रही थी। अंशिका ने धीरे से अपना हाथ उसकी बैग से निकाला और उठ खड़ी हुई। नज़र अब भी उसी पर जमी थी, और फिर तेज़ी से पलटकर अपने कमरे में चली गई। अनामिका का दिया हुआ बोझ तो अब दिल से हट चुका था। उसे उदास नाराज देखकर वो उसके ऊपर वाले पर भरोसा हो चला था कि देर से ही सही पर ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। रूम में लेटने के बाद जल्दी ही उसे नींद भी आ गई। सपने में उसने अपने पापा को देखा जो उसे गोद के लिए झूले पर बैठे थे। वो 6 साल की गुड़िया थी। पार्क में बाकी सब भी बैठने को लड़ रहे थे, और बैठने की इजाज़त बस उसी को मिली थी, वो भी अपने प्यारे पापा की वजह से। उसके बाद पापा कहीं खो गए और निमेश की शक्ल दिखी, जो अनामिका को बाहों में भरे खड़ा था। अंशिका की हालत अजीब होने लगी, पर उस वक्त एक ऐसा शख्स ने उसे थाम लिया जो सुकून बनकर उसके हर सांसों में बस गया। वो सिद्धांत था। सिद्धांत का हाथ थामे वो एक और बढ़ी जा रही थी। बिना मंजिल बिना रास्ते की भी वो ये सफ़र अपने हमसफ़र की तरह खूबसूरत लग रहा था। उसने कभी बद्दुआ नहीं दी और न ही अनामिका के लिए बुरा सोचा। जो भी किया भगवान ने किया। अंशिका जल्दी से उठो, मेरे लिए टिफ़िन बना देना आज। सिद्धांत की आवाज़ पर वो कसमसा कर रह गई। उठो प्लीज़, इस बार उसके ऊपर से ब्लैक ब्लैंकेट खींचते हुए कहा उसने, तो वो उठ बैठी। अजीब मुसीबत है यार, सोने भी नहीं देते ढंग से कोई। उसने बुरा सा मुंह बनाया और सिद्धांत को पीठ को घूरते हुए वॉशरूम में चली गई। वो उस वक्त जल्दी में था, इसलिए तेज़ी से अपने बालों को संवार रहा था। परफ्यूम खुद पर डालते हुए मुड़ा ही था कि वो बाहर निकल गई। भीगे बालों में गिरती पानी की बूंदें और उसके साफ शफाफ चेहरे पर बला की मासूमियत देख वो बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ा। वो अपनी धुन में मगन उसके ख्यालों में किचन में बढ़ती जा रही थी कि उसकी कलाई पकड़कर खुद को करीब कर लिया सिद्धांत ने। अंशिका जल्दी में आगे बढ़ रही थी कि एकदम टूटी हुई टहनी की मानद उसके सीने पर आ लगी। रात बहुत जल्दी थी तुम्हें सोने की, मुझे जगाया क्यों नहीं? उसके चेहरे पर नजर जमाए उसकी आंखों में देखा जा रहा था, जो हवन बनी थी उस वक्त। और ये तुम कह रहे हो खुद नींद की आगोश में कब गए पता भी नहीं चला, और मुझे इल्ज़ाम देते हुए शर्म नहीं आ रही? अंशिका उसके सीने पर हाथ रख के पीछे करती हुई बोली तो वो उसके होठे दबाए मुस्कुरा दिया। वैसे आज क्या बनाऊँ नाश्ते में, मैं जिससे तुम्हारी आत्मा भी संतुष्ट हो जाए? अंशिका किचन की तरफ बढ़ती हुई बोली, और वो उसके पीछे पीछे चलता अचानक रुक गया। वो मुड़ी तो उसे अपनी बाजुओं को घेरे में लेता हुआ मदहोशी से बड़बड़ाया,
मेरी आत्मा तो बस तुमसे संतुष्ट होगी अंशी। वो उसके गले में अपना चेहरा छुपाए पूरी तरह से उसमें डूब जाना चाहता था। छी, इतना गंदा, मेरे नाम का कचरा यूं ही निकालना था तो बोल दिया होता। वो नाराजगी से कहती पेन में दूध निकालने लगी। उसके पीछे से थामते उसके कंधों पर अपनी ठोड़ी टिकाकर उसे अपनी तरफ कायल करना चाहता था, जो हो नहीं रही थी। 2 कप दूध में आधा स्पून चाय की पत्ती के साथ 2 स्पून शुगर और इसके अलावा कुछ मत डालना। वो आंखें बंद किए ही उसकी हालत में बोले जा रहा था। ये जाने बगैर कि अंशिका की हालत अब गैर हो रही थी, पर वो वैसे ही खड़ी रही और जितना उसने कहा उसने डाल दिया। मैंने डाल दिया, अब छोड़ना भी है या नहीं? अंशिका दांत पीसते हुए बोली तो सिद्धांत झट से अलग हुआ और उसकी एक नज़र चाय पर डालते हुए स्लैब पर जा बैठा, जो आटा गूंदने की तैयारी करने लगी। पर वो हाथ सीने पर बांधे उसे ही घूरने लगा, जो आटे सने हाथों को पूरी बॉडी से नवाज रही थी। माना कि लड़कियां किचन में काम करती हद से ज़्यादा प्यारी लगती हैं, पर इस तरह अगर काम करोगी तो सब क्या सोचेंगे? देखो जरा ऐसा लग रहा 200 साल के लिए खाना बन रहा। उसे कपड़े की तरह इशारा करते हुए हंस पड़ा। वो अंशिका के तरबदन में आग ही लग गई। तुम्हारे कपड़े तुम्हारी बॉडी है ना? नहीं ना, जो इतना बकवास कर रहे हो। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से इसी वक्त। वो आटे वाला हाथ उठाकर गुस्से में बोली तो उसे चिढ़ता देख उठ गया, पर जाते जाते मुड़ा और उसके गालों को जोर से चूमता हुआ निकल गया। अंशिका का मुंह खुले का खुला रह गया। विक्रांत, यह आपका कोट। आरुषि ने उसके कोट उसके हाथ में दिया। वो जो अपने बालों में जेल लगाए सज धज रहा था, मुड़कर उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और हाथ में कोट ले लिया। पिंक साड़ी में उसकी रंगत भी गुलाबी हो गई थी। वो उसे निहारता उसके करीब चला आया। जल्दी चलो वरना मूवी छूट जाएगी। कोट पहनते हुए बाहर निकला तो वो भी खुद को आईने में देखते ही बाहर निकल गई। बाहर होते हुए दोनों निकलकर गेट पहुंचे ही थे कि रानी माँ की सख्त आवाज़ ने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। वो झुंझलाता हुआ मुड़ा। माँ, उसने मुड़ते उसकी तरफ बिना देख के कहा। आरुषि, आप अपने कमरे में जाइए, हमें इनसे बात करनी है। वो अंदर चली गई, जबकि वो वहीं खड़ा अपनी सामत को याद करने लगा, जो उसने खुद के लिए बुला रखी थी। पीछे खड़े कन्हैया को देख उसके लिए हलक तक सूख गया। वो पैर घिसटते हुए उनके पीछे हो लिया।